नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है सम्मान के अधिकार। आज पूरे 4 साल बाद नीतू विदेश से डॉक्टर की पढ़ाई करके बिना बताए अपने दादा दादी को सरप्राइज देने के लिए आ रही थी। वह फ्लाइट में बैठी अपने उन दिनों को याद करने लगती है जब वह 8 साल की थी। तो उसके पापा ने किसी और के प्यार में पड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली थी और अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चले गए थे। एक बार भी यह नहीं सोचा कि उनके 2 मासूम से बच्चों का क्या होगा। पापा के जाने के बाद माँ अकेली अकेली सी रहने लगी। अंदर ही अंदर शायद उन्हें यह दुख खाया जाता। वह बीमार रहने लगी और एक दिन वह भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चल गई। अब हम दोनों अनाथ हो गए थे। तब दादा दादी हमें अपने साथ शहर ले आए थे और हमें माँ बाप का साया दिया था। दादा दादी हम दोनों भाई बहनों को अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। उन्होंने कभी भी हमें माँ बाप का एहसास नहीं होने दिया। नीतू हमेशा अपनी दादी के साथ उनके हाथ से खाना खाया करती थी और दादू उसे अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल लेकर जाया करते थे। नीतू अपनी आर्थिक स्थिति जानती थी, इसलिए वह स्कूल की पढ़ाई के बाद और नहीं पढ़ना चाहती थी। लेकिन उसके दादा दादी चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। अपने दादी दादू का सपना पूरा करने के लिए वह विदेश डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए गई थी। विदेश जाते वक्त दादू ने उसे बोला था कि नीतू बेटी, तुम चिंता मत करना, अपना ध्यान अच्छे से रखना। तुम्हारी दादी तो बेवजह परेशान होती रहती है। अब तुम छोटे बच्चे थोड़ी न हो। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। देखना, पहला पेशेंट मैं ही बनूंगा तुम्हारा। नीतू दादू की ऐसी बातें सुनकर हंस पड़ती थी। नीतू की एक दोस्त भी थी जो कि उसी के शहर से थी। दोनों पक्के दोस्त थे। नीतू विदेश में थी और इधर उसके भाई अमर की शादी हो चुकी थी। नीतू को बहुत दुख हुआ कि पढ़ाई की वजह से वह अपने भाई की शादी में शामिल नहीं हो सकी। नीतू रोज वीडियो कॉल पर अपने दादी दादू से बात करती थी। अमर की पत्नी निधि का स्वभाव शादी के कुछ दिन बाद तक तो ठीक रहा, परंतु कुछ दिन बाद वह चिड़चिड़ापन सा रहने लगी। कांति देवी और मोहन जी को लेकर हमेशा कीच करती रहती थी। दादी दादू से बूढ़े बुढ़िया पर उतर गई। अमर हमेशा अपनी पत्नी निधि का ही साथ देता। मोहन जी का शरीर अब उनके साथ नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने अब दुकान पर जाना भी छोड़ दिया था। अब वह सारा दिन घर में ही अपनी पत्नी कांति देवी के साथ रहते थे और इधर निधि बहू नुक्ताचीनी की वजह से मोहन जी की तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। दोनों दंपति सारा दिन घर में काम करते, फिर भी 2 वक्त की रोटी ढंग से ना मिलती। एक दिन मोहन जी के हाथ पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था। उनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। तब कांति देवी अपने पोते अमर से बोली कि बेटा, तेरे दादू की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखा दे। उनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा है, वह बुखार से पीड़ित हैं। तब अमर बड़ी बेशर्मी से बोला, ना तो मेरे पास समय है और ना ही आप दोनों पर फालतू खर्च करने के लिए पैसे। खुद जाकर दादू को दिखा दो। अब कांति देवी खुद डॉक्टर के पास अपने पति मोहन जी को लेकर गई। अमर ने उन्हें पैसे भी नहीं दिए थे, इसलिए उनके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे उन्हें लेकर वह एक सरकारी अस्पताल में पहुंची। वहां उनके जान पहचान के एक डॉक्टर थे। डॉक्टर ने बताया कि इनका बीपी लो है, खाने पीने का ध्यान रखो और दवाइयाँ समय पर लो।
जल्दी आराम मिल जाएगा। दवाइयाँ आपके अस्पताल से ही मिल जाएगी। कांति देवी ने अस्पताल के मेडिकल से ही दवाई ले ली और घर के लिए निकल गई। रास्ते में बारिश हो रही थी तो दोनों ऑटो लेकर घर आ गए। जैसे ही दरवाज़ा खुला तब निधि बहू उन पर भड़क पड़ी। कितनी बार कहा है दोनों को थोड़ा कम खाया करो, फालतू की नौटंकी करते फिरते हैं। अब दोनों दंपति के कपड़े बारिश के पानी से हल्के गीले हो चुके थे। दोनों कपड़े बदलकर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। तभी बाहर से आवाज़ आती है, अरे अगर आराम हो गया हो तो थोड़ा हाथ पैर चला लो, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। तब कांति देवी अपने पति को आराम करने के लिए कहती है और खुद जाकर किचन में काम करने लगती है। तभी बहू बोलती है, ओहो अकेले आई हो, बूढ़ा कहाँ है, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। तब कांति देवी कहती है कि बहू तुम्हारे दादाजी की तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं ही सारा काम खुद से कर लूँगी। अगर बहू तुम फ्री हो तो मेरा थोड़ा हाथ बटा दो। तब बहू निधि फिर से शुरू हो गई, अच्छा बुढ़िया ज़्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी, बस फ्री में बैठे बैठे रोटियां तोड़ने आती है तुझे। तुम दोनों को कहीं के राजा महाराजा हो जो मैं काम करूं और तुम आराम करो। चलो जाओ अपने उस बूढ़े को बुला कर लाओ और दोनों काम पर लग जाओ चुपचाप से, वरना खाना नहीं दूंगी। बेचारे मोहन जी भी अब काम करने लग जाते हैं। काम करने के बाद कांति देवी बहू निधि से बोलती है कि बेटा तेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा दलिया बना लूं। तब बहू तमक कर बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है, आज खाना नहीं बनेगा। मैं और अमर रेस्टोरेंट जा रहे हैं, फ्रिज में चावल रखे हैं, ठूस लेना दोनों। हर वक्त भुक्कड़ बने फिरते हो। फिर निधि बहू अचार और फ्रिज से चावल लाकर बाहर टेबल पर रख देती है। कांति देवी चावल को छू कर देखती है तो वह काफ़ी जमे हुए और ठंडा थे। उन्हें खा पाना तो बहुत दूर की बात थी। वह जल्दी से थोड़े से चावल लेकर अपने और मोहन जी के लिए खिचड़ी बनाती है और दोनों दंपति मिलकर खा लेते हैं। फिर वह सारा किचन अच्छे से साफ करके अपने कमरे में आ जाती है कि कहीं बहू को पता चल गया तो घर में हंगामा कर देगी। दोनों दंपति के इतने बुरे दिन आ गए थे कि अपने ही घर में चोरी छुपे उन्हें खाना खाना पड़ रहा था। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन मोहन जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब कांति देवी अपने पोते और बहू निधि से बोली, बेटा अगर तेरे दादाजी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तब दोनों बोले कि पैसे कोई पेड़ पर नहीं फलते, या आपने हमारे लिए कोई कुबेर का खजाना गाड़ कर नहीं रखा जो जब ज़रूरत पड़े आपके ऊपर खर्च कर दें। फालतू के नाटक मत कीजिए, बहुत घरेलू इलाज होते हैं, कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। कहकर दोनों ने कांति देवी से पल्ला झाड़ लिया। पर कांति देवी अपने पोते अमर और बहू निधि के आगे गिड़गिड़ाती रही। इस पर दोनों ने मिलकर मोहन जी और कांति देवी को घर से बाहर कर दिया। बोले कि अब आप हमारे किसी काम के नहीं हो, इसलिए चुपचाप से घर से चले जाओ। जब देखो भीख मांगते रहते हैं, भिखमंगे कहीं के। तुम खुद जानो या तुम्हारे बीमारी जाने, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। कहकर बहू ने दरवाज़ा मुंह पर ही बंद कर दिया। अमर भी अपनी पत्नी निधि के पीछे हो लिया। कांति देवी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि अमर बेटा हमारे साथ ऐसा मत करो, हमारा है ही कौन तुम्हारे सिवा,
तुम्हारे बीमार दादा को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं। कुछ देर वह ऐसे ही रोती रही, परंतु पोते और बहू ने उनकी एक न सुनी। अब थक हार कर कांति देवी ने अपने पति मोहन जी को सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया। सरकारी अस्पताल में भी पैसे लगते ही हैं, तो उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना सुहाग बचाने के लिए अपना मंगलसूत्र और अपने पैरों के छल्ले बेच दिए। हफ्ते भर में ही मोहन जी ठीक हो गए। अस्पताल से निकलकर सोचने लगे कि अब जिंदगी कैसे चलेगी। उन्होंने पास में ही बनी एक झोपड़ी में अपना बसेरा बसा लिया और सोचने लगे कि अब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। कांति देवी पास के घरों में जाकर काम की खोज में निकल गई कि कहीं कोई काम मिल जाए तो वह अपना भरण पोषण कर पाएगी। कई घरों में जाने के बाद उन्हें एक घर से काम मिला। अब वह उस घर का झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी। कांति देवी को थोड़ा चैन आया कि चलो कोई काम तो मिला। अब 2 रोटी खाने के लिए तो पैसे तो चाहिए। अब दोनों दंपति काम पर जाने लगे। कांति देवी की मदद करने के लिए मोहन जी भी उनके साथ चले जाते। इधर नीतू की फ्लाइट भारत पहुंच चुकी थी। अब वह टैक्सी लेकर अपने घर के लिए निकल गई। जैसे ही वह अपने घर के सामने उतरती है तो उसे अपने दादा दादी का स्पर्श महसूस होने लगता है। वह खुशी से चहकते हुए दरवाजे तक जाती है और रिंग बेल बजाते हुए दादा दादी को पुकारने लगती है। तभी दरवाज़ा खुलता है। देखती है तो उसके भैया भाभी खड़े होते हैं। नीतू को देख दोनों के होश उड़ जाते हैं। नीतू दरवाजे के अंदर जाती है और दादा दादी पुकारने लगती है। तब वह अपने भाई अमर से बोलती है कि भैया, मैं कितने दिन से दादा दादी के पास फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वह फ़ोन उठाते ही नहीं। उनका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ आता है। तब अमर बोलता है कि अरे मेरी बहन, आने से पहले बता तो देती। दादी दादू तो चारों धाम यात्रा के लिए गए हुए हैं। तब नीतू मुंह बनाते हुए धम से सोफे पर बैठ जाती है और बोलती है, मैं तो दादा दादी को सरप्राइज देने के लिए आई थी, लेकिन वह तो है ही नहीं। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। कहकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है और नाश्ता कर लेती है। अगली सुबह वह अपने भाई भाभी से बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड मालती के पास जा रही हूँ। कहकर वह अपनी दोस्त मालती के घर जाती है और जाकर उसे सारी बात बताती है कि उसके दादा दादी चारों धाम की यात्रा के लिए गए हुए हैं। मैं उन्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी और खुद ही सरप्राइज्ड हो गई। और कहकर हंसने लगती है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने फ़ोन किया, या फ़ोन उठाया ही नहीं या फिर स्विच ऑफ ही आया, और अभी भी दादा दादी का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। नीतू को अफसोस हो रहा था कि वह अपने दादा दादी से नहीं मिल पाई। तभी नीतू के दोस्त मालती काम वाली से चाय नाश्ते के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही वह काम वाली नीतू के हाथ में चाय का कप पकड़ाती है, नीतू काम वाली को देखकर भौचक्की रह जाती है। चाय का कप नीचे गिरकर टूट जाता है। नीतू एकदम से सोफे से उठ खड़ी होती है और अपनी दादी को गले से लग जाती है। तब कांति देवी बोलती है कि नीतू, तू कब आई? एक बार बता तो देती। दादी, आप यह सब रहने दो, यह बताओ आप यहाँ क्या कर रही हो? भैया भाभी तो कह रहे थे कि आप चारों धाम की यात्रा के लिए गए हुए हो। और दादू कहाँ हैं? कितनी बार आप लोगों को फ़ोन किया, लेकिन हर बार फ़ोन स्विच ऑफ आता है, फिर कोई उठाता ही नहीं। आखिर क्या बात है? आप मुझे सच सच बताइए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तभी नीतू किचन में देखती है कि उसके दादा मोहन जी किचन में जूठे बर्तन साफ कर रहे हैं। वह दौड़कर जाती है और कसकर अपने दादा मोहन जी के गले लग जाती है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। मोहन जी जैसा आदमी
जो आज तक इतनी कठिनाइयों में भी रहकर कभी जिंदगी में भी ना रोया, आज अपनी पोती नीतू को देखकर रोने लगते हैं, जैसे उन्हें जीने की आशा मिल गई हो। नीतू अपने दादा दादी को लाकर सोफे पर बैठाती है और उनके पैरों में बैठकर पूछती है कि आपके साथ यह सब किसने किया? इसका जिम्मेदार कौन है? बताइए मुझे। दोनों दंपति की हालत भिखारी से भी बदतर हो चुकी थी। फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े कांति देवी और मोहन जी रोते हुए सारी बात अपनी पोती नीतू को बताते हैं। सारी बात सुनकर नीतू को गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। उसका खून खौल उठता है। वह बोली कि दादी, आपके साथ इतना सब हो गया और आपने एक बार भी मेरे पास फ़ोन नहीं किया। आप पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट तो करवा सकती थी। भैया भाभी आपके साथ ऐसा बदसलूक करेंगे, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह घर आपका है और वह बिजनेस भी आपका ही है। वह आपके घर से धक्के मारकर कैसे निकाल सकते हैं? हमारा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ आप ही का था। फिर भैया कैसे भूल गए कि अगर आप दोनों नहीं होते तो हमारा क्या होता? यह उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। आप दोनों मेरे साथ चलो, मैं भैया भाभी को नहीं छोड़ूंगी। तब कांति देवी बोली कि बेटा, कोई बात नहीं, अब हमारी ज़िंदगी बची ही कितनी है, हम अपना समय ऐसे ही निकाल देंगे, अब लड़ने से क्या फ़ायदा। तब नीतू गुस्से में बोली कि दादी, आपने मुझे डॉक्टर बनाया ही क्यों कि आप और दादू नौकरों की तरह काम करो और भिखारी की तरह रहो? मेरे होने का फ़ायदा ही क्या है? चलो मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ आपके साथ कौन गलत करता है। जब नीतू अपने दादा दादी को लेकर घर के अंदर जाने लगती है, तब निधि गुस्से में भड़कते हुए बोलती है, अरे ननद रानी, किन भिखारी को ले आई? मैं कोई भिक्षा नहीं देने वाली, निकालो इन्हें यहाँ से। तभी नीतू एक चाटा अपनी भाभी निधि के गाल पर जड़ देती है और बोलती है, गौर से देखो भाभी कि कौन भिखारी है और कौन रानी है। आपकी वजह से उनकी यह हालत हो गई कि आप ही इन्हें नहीं पहचान पा रही हैं। यह सुनकर निधि की आंखें शर्म से झुक जाती है। तब नीतू गुस्से में बोलती है, मेरे दादा दादी की हालत यह कर दी आप लोगों ने। वह अपने भाई अमर का कॉलर पकड़कर बोलती है कि भाई, भाभी का तो समझ में आता है, लेकिन आप यह कैसे भूल गए कि जब हमारे सर से माँ बाप का साया उठ गया था, तब हमें दादा दादी ने ही अपना हाथ हमारे सर पर रखा था, हमें संभाला था, और आपने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। उनका घर बिजनेस सब छीनकर अपने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहते हुए। जिसने आपको सहारा दिया उसी को आपने बेसहारा कर दिया। जिसने आपको घर दिया उसी को आपने बेघर कर दिया। जिसने आपको रोटी दी उसी के हाथ से आपने रोटी छीन ली। कहते कहते नीतू की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अपनी बहन की बात सुनकर अमर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसे अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस होती है। तब अमर अपने दादा दादी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। तभी डोरबेल बजती है। देखते हैं तो दरवाजे पर 2 पुलिस ऑफिसर होते हैं। नीतू आने से पहले पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट कर आई थी। उसके दादा दादी पर मानसिक उत्पीड़न और घरेलू अत्याचार के लिए गिरफ्तार हो गए। दोनों पति पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, परंतु नीतू ने अपने भाई भाभी को माफ़ नहीं किया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। तब कांति देवी बोलती है कि बेटा, जो तुमने हमारे साथ किया
ईश्वर ना करे कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐसा करे। पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तब नीतू को एक अस्पताल में डॉक्टरी अपॉइंटमेंट मिल जाता है। वह अपने दादा दादी के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।